इस वीडियो की क्या इंपॉर्टेंस है वो तो तुमको एग्जाम में ही पता चलेगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप एग्जाम में ये रियलाइज करोगे एग्जाम देने के बाद, काश इस वीडियो को देख लिया होता। क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी क्लास 10th के टॉप 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो 19 फरवरी 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला वीडियो होगा सब्जेक्टिव हिंदी के लिए, ये वीडियो नंबर 1 है। ऐसे ही टोटल 5 वीडियो आएगी आपकी सब्जेक्टिव के लिए जिसमें टोटल 50 सब्जेक्टिव प्रश्न कराए जाएंगे और इससे बाहर आपकी परीक्षा में लगभग नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा समझदारी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। और इस बार आपको पता होगा कि हिंदी के बुक से बहुत ही ज्यादा नंबर्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि इस पे हम नीचे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बता दें अगर आप झारखंड अधिविद्य परिषद से 2024 की परीक्षा 10th की दे रहे हैं और आपको हिंदी की तैयारी करनी है तो आप इस टॉप 50 सब्जेक्टिव प्रश्नों को जरूर करके ही जाएं, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी हम आपको बता दें। प्यारे बच्चों, इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा में हिंदी के टोटल 80 मार्क्स में से टोटल 30 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव से पूछे जाएंगे, बाकी के 50 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव से रहेंगे। इस 50 मार्क्स सब्जेक्टिव में भी आपके 35 मार्क्स यानी कि 35 नंबर जो है आपके बुक से पूछे जाएंगे और 15 नंबर आपके लेटर, एप्लीकेशन, आर्टिकल यानी कि निबंध और विज्ञापन से पूछे जाएंगे। तो इस 15 नंबर पे हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे भी देखेंगे और ऐसे 5-6 आपके लेटर्स, एप्लीकेशन और विज्ञापन बताएंगे और विज्ञापन लिखने के ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे आपकी परीक्षा में आपको 15 में से आपको कोई 15 काट नहीं सकता और बाकी जो 35 मार्क्स आपके बच जाते हैं जिसमें से आपके सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस 35 में से अगर आप इस 50 वीवीआई को देख लेते हैं तो गारंटी है आप बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग वीडियो से पहले क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं एक बार और कि इसमें हम टोटल 5 वीडियो लाएंगे हिंदी के, जिसमें से ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन को देखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने कुछ इस तरह से है कि मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी या क्यों लग रही है। थोड़ा सा हमें सर्दी है इसलिए बीच बीच में थोड़ी सी आपको अलग सा साउंड मिल सकता है, इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा, परंतु जो भी चीज़ें यहाँ पे कराई जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिया गया क्वेश्चन प्यारे बच्चों, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आपका पूछे जाएगा। ठीक है, माँ अपने सुख दुख को, विशेषकर नारी जीवन के दुखों को अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ बांट सकती है। शादी से पहले माँ और बहनें उसकी पूंजी थी। ठीक है, शादी से पहले माँ और बहनें उसकी पूंजी थी। जब वो मतलब कि कोई भी बेटी की बात किया जा रहा है, किसी भी स्त्री की बात किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है माँ जो है अपने सुख दुख को, विशेषकर नारी जीवन के दुखों को अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ ही साझा कर सकती है, बांट सकती है। शादी से पहले माँ और बहन उसकी जो है पूंजी थी, वह उनके साथ बातें कर सकती थी, सलाह ले सकती थी, दे सकती थी, परंतु अब उसके पास बेटी ही एकमात्र पूंजी है। कन्यादान के बाद वह भी ससुराल चली जाएगी तो वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी, इसलिए जो है माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी। तो इस तरह से हमने प्रश्नों का जो आंसर लिखा है और बिल्कुल कोशिश की हम सरल शब्दों को और कम से कम जो लिमिटेड वर्ड है उनका प्रयोग करने का। ठीक है, अगला प्यारे प्रश्न हमारा दूसरा है। दूसरा प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो इसका हम लोग आंसर लिखे हैं कि कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी गोपियों को उद्धव द्वारा योग संदेश पाकर वियोग की वेदना से ग्रसित गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके मन में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। युक्त शिक्षा उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिनके मन में भटकाव है, भ्रम है और चक्कर है। यानी कि कह रहा है कि कृष्ण की प्रतीक्षा में जो गोपियां बैठी थी और उद्धव का संदेश पाकर वह कह रही है कि ये जो योग की शिक्षा का जो संदेश है, ये जो योग की शिक्षा है वो हमें नहीं बताएं, वो उनको बताएं जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके मन में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। उक्त शिक्षा उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिनके मन में भटकाव है, भ्रम है और चक्कर है। कुछ इस तरह से उन्होंने कहा है और ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगला और तीसरा प्रश्न हम बताने से पहले आपको एक चीज़ बता दें प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आप चाहे तो इस वीडियो को देखकर रोककर इसे लिख सकते हैं और हम सजेस्ट भी करेंगे इस प्रश्नों को आप लिखें और बार बार इनका रिवाइज करें। मैं एक बार और भी बता दूं एक चीज़ कि अगर आपके गुरुजी आपने इस प्रश्न को पहले से कर रखा है, अलग सा कुछ आंसर लिख रखा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी आंसर आपने लिखा है वो बिल्कुल सटीक और सही है, बस प्रश्न ये होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, फसल को हाथों से स्पर्श करने की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फसल को हाथों से स्पर्श करने की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आंसर लिखा गया है कि इसमें कवि यहाँ कवि होगा। ठीक है, इसमें कवि कहना चाहता है कि किसानों के हाथों का प्यार भरा स्पर्श पाकर ही यह फसलें इतनी फलती फूलती है, या किसानों के श्रम की गरिमा और महिमा ही है जिसके कारण फसलें इतनी अधिक बढ़ती चली जाती है। तो इसमें कवि कहना चाहता है कि किसानों के हाथों का प्यार भरा स्पर्श पाकर ही जो है कि फसलें इतनी फलती है और किसानों का श्रम जो मेहनत होता है उनकी गरिमा और महिमा ही है जिसके कारण ये फसलें इतनी अधिक बढ़ती चली जाती है। तो बहुत ही सिंपलेस्ट में लिखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहते हैं या चाह रहे हैं। संगतकार कविता का है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आंसर हमने लिखा, चौथा प्रश्न का लिखा है कि संगतकार के माध्यम से कवि, देखिए कभी कभी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन हम जहाँ पे है वो बता रहे हैं आपको। संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी प्रकार अथवा किसी भी कार्य अथवा कला में कार्यरत सहायक कर्मचारियों और कलाकारों की ओर संकेत कर रहा है। यानी कि कहा जा रहा है कि संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में कार्यरत सहायक कर्मचारियों और कलाकारों की ओर संकेत कर रहा है। वह कलाकार स्वयं को महत्व न देकर मुख्य कलाकार तथा मुख्य व्यक्ति के महत्व को बढ़ाने में अपनी शक्ति लगा देते हैं। बस यही कह रहा है कि संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में कार्यरत सहायक कर्मचारियों कलाकारों की ओर संकेत कर रहा है। यह सहायक कलाकार स्वयं को महत्व न देकर मुख्य कलाकार तथा मुख्य व्यक्ति के महत्व को बढ़ाने में अपनी शक्ति लगा देते हैं। इस तरह से कवि ने कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसे सबसे अधिक छायादार एवं फल फूल भरा कहा गया। ठीक है, किसे सबसे अधिक छायादार एवं फल फूल भरा कहा गया है और क्यों। तो यहाँ पे आंसर है फादर कामिल बुल्के को सबसे अधिक छायादार और फल फूल भरा कहा गया है। किसको कहा गया है, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि किसको कहा गया, तो फादर कामिल बुल्के को। ठीक है, तो फादर कामिल बुल्के को सबसे अधिक छायादार फल फूल भरा कहा गया है। उन्होंने अपने सभी परिचितों को स्नेह, करुणा, वात्सल्य और संतावना दी थी, इसलिए उन्हें छायादार पेड़ के समान कहा गया है प्यारे बच्चों। उन्होंने अपने सभी परिचितों को स्नेह, करुणा, वात्सल्य और संतावना दी थी, इसलिए उन्हें छायादार पेड़ के समान कहा गया है। उन्हें फल फूल भरा भी इसलिए कहा गया है क्योंकि विश्व के बहुत अच्छे साहित्यकार विद्यार्थी थे। ठीक है, क्योंकि वे बहुत अच्छे साहित्यकार विद्यार्थी और विद्वान थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया। ठीक है, यहाँ होगा क्योंकि वे बहुत अच्छे साहित्यकार विद्यार्थी और विद्वान थे, उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया। तो इस तरह से हमने 5वें प्रश्न का भी आंसर देख लिया। छठा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि आपके विचार से फादर ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। आखिर क्यों फादर कामिल बुल्के जो है उन्होंने भारत आने का मन बनाया होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर देखिए लिखा गया है कि हमारे विचार में फादर बुल्के ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता से प्रभावित होकर भारत आने का मन बनाया होगा। क्यों, क्योंकि हमारे विचार में फादर बुल्के ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता से प्रभावित होकर भारत आने का मन बनाया होगा। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, यानी कि बहुत ही पुराना संस्कृति है। भारत की संस्कृति ज्ञान,
त्याग, अहिंसा, धर्म और शांति की संस्कृति है। यह देश ऋषि मुनियों, धर्म परिवर्तकों तथा महान कवियों का देश है। इसी कारणों से जो है फादर कामिल बुल्के ने भारत आने का मन बनाया होगा। ठीक है, आप इस सभी प्रश्नों को प्यारे बच्चों लिख लें। अगर आपके गुरुजी ने इन प्रश्नों को लिखाया तो भी आप एक जगह इसको कर सकते हैं। जो आंसर गुरुजी ने लिखा है बस आंसर उसको रहने देना है, बाकी क्वेश्चन यही रहने देना है। अगर आप इस प्रश्न को नहीं किया है तो कर लीजिए, 2-4 बार पढ़िए, समझिए, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और आप आसानी से लिख भी पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, 35 नंबर आप समझ सकते हैं, 35 मार्क्स अगर 50 क्वेश्चन में अगर कहीं से कहीं मिल जाता है। देखिए हम लास्ट में एक चीज और भी इसमें सजेस्ट करेंगे कि प्यारे बच्चों क्या करना है आपको अगर क्वेश्चन एज इट इज नहीं मिले तो। ठीक है, बताते हैं आगे। अगला प्यारे बच्चों, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ये आपके नेताजी का चश्मा का जो है लिया गया, नेताजी के चश्मे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ से एक छोटा सा आपसे भी प्रश्न पूछते हैं कि आखिर नेताजी का जो चश्मा है, पाठ है, कहानी है, उनके लेखक कौन है? उनको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो आंसर लिखे हैं प्यारे बच्चों, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। ठीक है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की जो भावना है वो बिल्कुल कूट कूट कर भरी थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा को प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी सेनानी या फौजी से कम नहीं थी। इसी कारण से लोग उसे कैप्टन कहते थे। तो बिल्कुल आसानी से आपने इसको भी समझा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, 8वां नंबर, कि संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं? संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं? इससे पहले हम लोग एक संगीतकार से रिलेटेड प्रश्न देखें कि संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों को और संकेत करना चाह रहे हैं। दोबारा शायद क्वेश्चन जो है लिया गया है, तो इस प्रश्न को हम नहीं देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हालांकि हमने आंसर कुछ दूसरे तरीके से लिखा होगा। ठीक है, हालांकि चलिए हम आपको बता ही देते हैं कि संगीतकार के माध्यम से कवि ऐसे व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं जो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको जो भी आंसर लगे वो आप कर लीजिएगा। ये मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ही है। ठीक है, तो संगीतकार के माध्यम से कवि ऐसे व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं जो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह उसके सहयोगी बनकर उसको सफल बनाने में तरह तरह से अपना योगदान देते हैं, परंतु स्वयं चर्चा में नहीं आते। दोनों ही प्रश्न प्यारे बच्चों जो ऊपर हमने आपको दिखाया और ये जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है और दोनों एक ही है, लेकिन लैंग्वेज उसका आंसर हमने अलग अलग तरीकों से लिखा है। जो भी आपको आंसर सुटेबल लगे वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं। एज इट इज ये 8वां नंबर ही प्रश्न है, लेकिन हम 9वां इसको जब लगा दिए तो बता देते हैं। ठीक है, लिखा है प्यारे बच्चों, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने जो है फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो ये प्रश्न है। तो लिखा है प्यारे बच्चों, इसका आंसर है लेखक द्वारा फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। लेखक द्वारा फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। फादर बुल्के करुणा से भरे शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके मन में सबके प्रति प्रेम और वात्सल्य था। वे सभी के सुख दुख में सम्मिलित होते थे। उनके द्वारा कहे गए सांत्वना के 2 शब्द बड़े से बड़े दुख को सहन करने की शक्ति देते थे। सन्यासी होने पर भी सबसे मधुर पारिवारिक संबंध बना लेते थे, या खनिज नहीं होगा, सबसे मधुर पारिवारिक संबंध बना लेते थे। सबसे अलग होकर भी वे सबके थे, और यही कारण है कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। प्यारे बच्चों, जिस भी प्रश्न को आप 1-2 लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो पूरा इस तरह से आप आंसर लिख लीजिए। उसके बाद अगर क्यों वाला क्वेश्चन है कि क्यों कहा है, तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि यही कारण है कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। बस यहाँ पे की लगा देना है और आगे लगा देना है यही कारण है, और ये क्यों हटा देना है, बस लिख देना है यही कारण है कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। एक लाइन इससे बढ़ जाएगा और आंसर भी आपका बहुत अच्छा दिखने लगेगा।
अगला 10वां नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों। 10वां नंबर प्रश्न है कि हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को क्यों निहारते थे। हालदार साहब जो थे वो हमेशा चौराहे पर रुकते थे और नेताजी को क्यों निहारते थे, ये प्रश्न नेताजी का चश्मा शाही लिया गया है, तो इंपॉर्टेंट है। तो आंसर है इसका हालदार साहब का हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी को निहारना यह प्रकट करता है कि उनके अंदर देशभक्ति की प्रबल भावना थी और वे स्वतंत्रता के लिए यहाँ ये वे होगा, और वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का हृदय से आदर करते थे। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन वही लिखना है आपको, यही क्या लिखना है, यही कारण था कि हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते थे। बस इतना सा आपको लिखना है और एक लाइन नीचे में वो आपको ऐड कर देना है, तो आपका आंसर भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा और अच्छा भी दिखने लगेगा। ठीक है, हर एक प्रश्न में आप ऐसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, लेकिन एक क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए क्वेश्चन नंबर इसको हम 10 मानते हैं। ठीक है, तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शहनाई को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। दोनों ही प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम आगे कराएंगे। तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, डुमराव को क्यों याद किया जाता है, डुमराव एक जगह का, एक गांव का नाम है। ठीक है, इसलिए उसको याद किया जाता है क्योंकि वहां जो बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, जो उस्ताद है किस चीज के, शहनाई की दुनिया में, और वहां एक रीढ़ नामक जो है घास लगाई जाती है उसमें। ठीक है, हम बताते हैं आगे। शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में ही हुआ था। शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में ही हुआ था। इसके साथ ही शहनाई में प्रयुक्त होने वाली रीढ़ नरकट से बनाई जाती है। एक रीढ़ लगता है उसके में प्यारे बच्चों, होता होगा कुछ शहनाई में जो लगता होगा, इसका नाम है रीढ़, जो कि नरकट से बनाई जाती है। और जो नरकट से बनाई जाती थी, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। ठीक है, वो जो नरकट है वो डुमराव में ही सोन नदी के किनारे पाई जाती है, तो ये दूसरा कारण था। इस प्रकार शहनाई और डुमराव का गहरा रिश्ता है। और लास्ट में आपको एक लाइन लिखना है कि यही कारण है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे सर आपने इस लाइन को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम आपको अगर इस लाइन को लिखते तो आपको लगता है कि गुरुजी आंसर बड़ा है, तो उसको आपको अपने से हर एक क्वेश्चन में लिख देना जिसमें क्यों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बस ये लिख देना है क्या, यही कारण है। हर क्वेश्चन में आपको बस लिखना है क्या, यही कारण है कि, अगर था है तो यहाँ पे था लिखना, अगर यहाँ लास्ट में था है तो था लिख देना, है तो है लिख देना और लगा देना कि, बाकी सब कुछ छाप देना बस क्यों को हटा के। यही कारण है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो है 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न को आपने देखा, जो हम पहले वीडियो में आपको दिखाई, ये हमारा पहला वीडियो था। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो जो 50 हम आने वाले 40 क्वेश्चन देखेंगे, जो 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, यानी कि आगे जो 40 क्वेश्चन देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आने वाली वीडियोस के आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है, बाकी हम कुछ नहीं बोलेंगे। प्यारे बच्चों, साथ ही साथ आपको एक छोटी सी हम चीज़ें बता दें, अगर आप और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर डबल टैप करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।